1984 में बीजेपी के पास बस 2 लोकसभा की सीट थी, लेकिन आज के वक्त बीजेपी देश की सबसे पावरफुल और मेजॉरिटी वाली पार्टी है। लेकिन ये मुमकिन हुआ कैसे? क्या स्ट्रैटेजी और टर्निंग पॉइंट जो बीजेपी की आज मदद करी और जो आज ये पावर में है? बीजेपी की कहानी भारतीय जनसंघ तक जाती है, जो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस की सपोर्ट से बनाई थी। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनसंघ ने इंदिरा गांधी के विरोध में जनता पार्टी में मर्ज हुए, लेकिन कुछ इंटरनल वजह की वजह से पार्टी टूट गई और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, बीजेपी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे। 1984 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सिंपैथी वेव चल रही थी। कांग्रेस ने 404 सीट जीत ली और बीजेपी को मिले सिर्फ 2 सीट। 1980s के आखिरी दिनों में बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया, राम जन्मभूमि आंदोलन। बीजेपी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद वाली जगह पर राम मंदिर बनाने की मांग की। 1990 में एल.के. आडवाणी ने सोमनाथ से लेके अयोध्या तक राम यात्रा शुरू की, लोगों का सपोर्ट बनाने के लिए। इस यात्रा के बाद देश भर कम्युनल टेंशन बढ़ गए, लेकिन बीजेपी को इससे हिंदू नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। 1991 के इलेक्शन तक बीजेपी सिर्फ 2 सीट से लेकर 120 सीट जीत ली। 1996 में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिले, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन उसके कारण उनकी सरकार बस 13 दिन। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। 1998 में बीजेपी ने कुछ रीजनल पार्टी के साथ मिलकर एनडीए बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 1999 में कारगिल वॉर के बाद फिर से इलेक्शन हुआ। बीजेपी लेड एनडीए ने स्ट्रॉन्ग वोट के साथ जीत हासिल की और वाजपेयी दोबारा पीएम बने। अटल बिहारी वाजपेयी के समय कुछ जरूरी डेवलपमेंट हुए थे, जैसे पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट जो 1998 में हुआ था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे पॉइंट, टेलीकॉम रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंटिन्यू हुआ, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। 2002 में गुजरात राइट्स के बाद बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स का इल्जाम लगा। 2004 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में गरीबी और बेरोजगारी लोगों के लिए बड़ी समस्या थी। कांग्रेस लेड यूपीए ने अचानक से जीत हासिल की और डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बनी। बीजेपी के लिए ये एक मेजर सेटबैक था। 2004 के बाद बीजेपी लगभग 10 साल अपोजिशन में रही। इस दौरान पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी पर काफी काम किया और एक नया चेहरा आया, नरेंद्र मोदी। मोदी इस समय गुजरात के सीएम थे, के नाम पर एक गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रमोट किया गया। 2013 में बीजेपी ने उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया और वहीं से शुरू हुई मोदी वेव। 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार काफी स्कैंडल से घिरी हुई थी, जैसे कि 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम और कोल स्कैम। साथ ही इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के फेवर में गई। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? बीजेपी का कैंपेन हाईली प्रोफेशनल था, जिसमें पीआर फर्म, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का जोरदार इस्तेमाल हुआ। स्लोगन हर जगह छाए हुए थे, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं और अब की बार मोदी सरकार। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। रिजल्ट क्या आया?
बीजेपी ने अकेले ही 282 सीट जीत लिए और एनडीए ने 336 सीट जीते। ये पहली बार था 30 सालों में जो कोई पार्टी ने फुल मेजॉरिटी हासिल की हो। नरेंद्र मोदी बने भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर। 2014 के बाद बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, वो एक कम्युनिकेशन मशीन बन गई। ट्रेडिशनल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फ्लुएंसर सबको इस्तेमाल करके बीजेपी ने अपना नैरेटिव हर जगह पहुंचा दिया। डिजिटल इंडिया के नाम पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया सोशल मीडिया से। फेसबुक पेजेस, टारगेटेड एड्स, मीम्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड सब सिस्टमैटिकली मैनेज किया। एनडीए सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स भी लॉन्च की, जैसे उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना। ये स्कीम ने ग्रुप लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बेस क्रिएट किया। 2019 के इलेक्शन से थोड़ा ही पहले पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक वेव ऑफ देशभक्ति क्रिएट की। बीजेपी ने इस मूड को काफी इफेक्टिवली कैप्चर किया और स्लोगन इस्तेमाल किया जैसा मोदी है तो मुमकिन है हर जगह दिखाई दिए। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने और भी बड़ी जीत हासिल की। इस बार बीजेपी ने अकेले ही 303 सीट जीती और एनडीए ने 353 सीट जीती। इस जीत ने ये साबित किया कि बीजेपी सिर्फ एक बराबर पार्टी नहीं बल्कि डोमिनेंट फोर्स बन चुकी है इंडियन पॉलिटिक्स में। बीजेपी की राइज के साथ उनके ऊपर कई क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी भी साथ रहे, जिन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। क्रिटिक्स का कहना है कि बीजेपी ने कई बार हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज किया, चाहे वो लव जिहाद हो, सीएए, एनआरसी प्रोटेस्ट या मॉब लिंचिंग के केसेस हो। यह आरोप पार्टी पर बार बार लगे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए टफ पॉलिसीज लाती है, रिलीजियन बेसिस पे नहीं। बीजेपी पर यह भी आरोप लगता है कि वो मीडिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। आज के टाइम में ज्यादातर मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल गवर्नमेंट के पक्ष में दिखते हैं। डिस्टेंट करने वाले जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और स्टूडेंट के अगेंस्ट सेडिशन या यूपीए जैसे कानून को इस्तेमाल भी सवाल उठाता है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और मिसलीडिंग कैंपेन भी बीजेपी के डिजिटल स्ट्रेटेजी का एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा बना है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये नैरेटिव कंट्रोल करने का एक जरिया है। बीजेपी के रोल में कुछ बोल्ड इकोनॉमिक स्टेप्स लिए गए, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन इनका इम्पैक्ट मिक्स रहा। जॉब लॉसेस बढ़े, इनफॉर्मल सेक्टर पर बुरा असर हुआ, जीडीपी ग्रोथ भी कुछ क्वार्टर्स में स्लो रही और कोविड के बाद भी रिकवरी अनइवन रही। तो एक तरफ बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और देशभक्ति के नाम पर एक पावरफुल नैरेटिव बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पॉलिसीज, एथिक्स और डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेकर सवाल भी उठते हैं। हर वोटर का फर्ज है कि वो दोनों साइड समझे, ताकि वोट फैक्ट पर बेस्ड हो, ना कि इमोशंस पर। तो ये थी कहानी बीजेपी के 2 सीट से लेकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तक का सफर। एक तरफ था मास मोबिलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और टेक्नोलॉजी का क्लेवर यूज, दूसरी तरफ एथिकल, इकोनॉमिक और डेमोक्रेटिक कंसर्न भी थे। पॉलिटिक्स कभी भी सिर्फ एक पार्टी या एक लीडर का गेम नहीं होता, वो होता है लोगों के डिसीजन का रिफ्लेक्शन। असल पावर हमारे वोट में है। आवर वोट तभी मीनिंग होता है जब वो जानकारी, क्रिटिकल थिंकिंग और फैक्ट बेस पर हो, ना कि सिर्फ स्लोगन या इमोशंस पर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में लिखिए आपको बीजेपी का राइज का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।